बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज जो स्टोरीज़ हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे उसमें सबसे अहम स्टोरी तो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इस्लामाबाद में की गई, और उसी के साथ साथ कराची में वज़ीर इत्तलात सईद गनी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोनों में तकरीबन एक ही तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो ना अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे ना बिकेंगे। तबीयत नासाज ज़रूर है लेकिन हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा सईद गनी की जानिब से ये भी कहा गया कि जो कोई भी ऐसा तासुर अगर लिया जा रहा है या दिया जा रहा है कि कोई डील हुकूमत के साथ हो गई है तो ये बिल्कुल गलत है, और साथ साथ ये भी कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि मुशर्रफ केस के फैसले का इंतज़ार है। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस स्टोरी पे जाएं, हम एक और स्टोरी जो ख़ास तौर पे ANP अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सिंध के सदर यानी अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद साहब। इनसे जानेंगे कि क्या इनको हुकूमत से गिला है, कराची की आवाम के साथ कैसे जुल्म हुआ और कराची की आवाम को फाटा की आवाम से कैसे मिलाया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद सैयद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। शाहिद सैयद साहब, आपकी जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हफ्ते के रोज़, उसमें ये कहा गया कि मुल्क को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाया जाए, यानी आप जमहूरियत के हक़ में हैं, आप चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने 5 साल जो अपनी जमहूरी मियाद है वो पूरी करे, लेकिन 14 माह में ही आपका ये कहना है कि हुकूमत ने इस कदर मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया है कि अगर मजीद इसे हुकूमत करने दिया गया तो फिर मुल्क को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही आपका ये भी कहना था कि जिस तरह से फाटा को जंग में ढकेल दिया गया उसी तरह कराची की आवाम को भी जंग में ढकेल दिया गया, और जिस तरह फाटा के आवाम के लिए खुसूसी फंड का ऐलान किया गया है उसी तरह कराची के लिए भी खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। सर, क्या कहते हैं आप? और देखने सुनने वाले को सलाम देता हूँ, आपकी मेहरबानी। हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नाअहल भी है, ना तजर्बाकार भी है, और वो मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा आवाम कह रहा है। यहाँ पे इस वक्त जो महंगाई की हालत है, जो बिजली के रेट, गैस के रेट, और आप कोई भी चीज़ है, और किसी भी डिपार्टमेंट बिजनेस का कोई भी कारोबार है, आप चाहे टेक्सटाइल में जाए, चाहे गाड़ियों में चले जाए, चाहे किसी भी काम कंस्ट्रक्शन में चले जाए, जिस जगह पे आप जाओगे तो वहाँ फरियाद है, और लोग मतलब प्रॉपर्टी का काम है वो भी बैठे हुए, वो भी परेशान है। तो इस वक्त पूरा मुल्क में कोई भी ऐसा, किसानों का हाल देखो, किसान भी बड़े परेशान है, तो उस किसानों का भी परेशानी और मसला है। उनका भी जो है कार्ड 1200 रुपए से 3800 रुपए पे चला गया, बिजली का रेट बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क कोई भी तबका बचा हुआ नहीं इस महंगाई से। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है नाअहल भी है, ना तजर्बाकार भी है। अगर ये वाकई 4 साल या 5 साल पूरा करेगा तो ये इतना नुकसान दे देगा कि फिर इसको अजाला करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये मौजूदा जो हालात है। जहाँ तक आपने कराची की बात की, तो कराची के लिए जाहिर बात है, कराची में पिछले 15-20-25 सालों से काम कम हुए और खून ज्यादा दिया। कराची में बड़ी खून खराबा हुआ है, हर कौम के, हर पार्टी के, हर मसलक के लोग शहीद हुए, मारे गए, रोजगार यहाँ से शिफ्ट हुआ, बत्ता माफिया, लैंड माफिया, मुख्तलिफ माफिया कराची में काम करते रहे। पिछले 25-30 सालों से बहुत बुरा कराची ने हालात देखे। हम इसलिए हम समझते हैं कि कराची पूरा पाकिस्तान को कहलाता है, और इससे रेवेन्यू काफी हद से 60-65% रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची पे खर्चा नहीं हो रहा है। कराची के रोड देखो, कराची के एजुकेशन की हालत देखो, कराची के हॉस्पिटल की हालत देखो, तो जाहिर है इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह से फाटा पर भी दहशतगर्दी और जो हालात रहे, आग लगा हुआ था, यही सेम लाख तो कराची का भी पोजीशन हुआ। एक ऐसा वक्त था कि लोग लालूकेट से नहीं गुजर सकते थे, ऐसा वक्त था कि लयारी से नहीं गुजर सकते थे, ऐसा वक्त था कि सुरागुड़ पे जाना आदमी डरता था। तो लिहाजा कराची ने भी तकलीफें बहुत देखी। इसलिए हम समझते हैं कि कराची में सारे उम्मीद और ये छोटा पाकिस्तान है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको पैकेज दिया जाए, स्पेशल पैकेज दे, इनको तवज्जो दे, इनके रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखे। आप कच्ची आबादी जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगीटोन है, वहां जाके आप देखें पीने को पानी नहीं है, 2-2 महीने बाद तो पानी आ रहा है। तो लिहाजा इसको स्पेशल पैकेज की जरूरत है। शाहिद सैयद साहब, ये बताइएगा कि आम ये ख्याल किया जाता है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में हुकूमत पहले बनाई और उसके बाद बदस्तूर KPK में 2018 के इलेक्शंस में भी बरतरी हासिल की और KPK में हुकूमत बनाई, जो कि आपका मेन गढ़ है,
तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की एक वजह यह भी है कि आपकी जो आपका वोट बैंक था उसमें सबसे ज्यादा डेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा है, खासतौर पे अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की? तो देखो, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हमारा वोट बैंक नहीं था, वहाँ पे मौलाना साहब का भी वोट बैंक था, पीपल पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून इंडिया मोटल पार्टियां सब उसमें है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब आए और वहाँ पेशावर का एक BRC का मंसूबा देख ले तो आपको इनकी अहलियत का, इसी तरह से वो झूठ भी जो 1 अरब दरख्त बता रहे हैं वो कहाँ लगे, वो कौन सी जमीन पे है, वो तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी तरीके से वो जो उस सुबह का हालत कर दिया, वो तो पहले से ऑलरेडी अब नहीं समझो कि अभी दूसरा टर्म उसका अभी चल रहा है, 5 या 6 साल से हुक्मरानी उनकी चल रही है, एक BRC जो बना नहीं सका, उनके पास वो टीम नहीं है, उनके पास वो अहलियत नहीं जो वो काम करे। तो शाही सही साहब, मुझे बताइएगा आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी KPK में भी बिल्कुल इत्मीनान बख्श नहीं थी? यानी 2018 के इलेक्शन से पहले KPK की अवाम ने यानी 2018 के इलेक्शंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं दिया गया। माजरत के साथ ये जो हमारा इलेक्शन का जो RTH सिस्टम था वो कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ? हमारे 15,000 रुपए का मोबाइल तो कभी 2-2 साल तक फेल नहीं होता है, और ये आदमी से तो इस पे करोड़ों रुपए खर्च करवा करके ये सिस्टम फेल होना क्या माना रखता है? शाम 5-6 बजे तक बेहतरीन इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है RTH सिस्टम बैठ गया और फिर अपनी मर्जी की मनमानी जिनको जितवाना था उनको जितवा के दिखा दिया। तो लिहाजा वो तो इलेक्शन हम मानते नहीं, वो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्शन चोरी हुआ है। सर ये भी बताइएगा कि कराची के हवाले से जो आप कह रहे हैं कराची को यानी जो स्पेशल पैकेज है कराची के लिए 162 अरब रुपए का, उसका तो ऐलान किया जा चुका है और उसमें से अब पैसे डिसबर्स भी किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कराची से, वो दोनों यानी इलाकी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मेरे ख्याल में हुकूमत से मुतालबा भी जारी है और ये फंड्स रिलीज भी किए जाएंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखो, पैकेजों का ऐलान करना अलग बात है और पैसा देना और काम करना वो अलग बात है। बातों पे ये तो सब कुछ करते हैं, ये तो सब कुछ हरे बात दिखाएगा, मगर ये सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर होते हैं। प्रैक्टिकल इन्होंने अभी जैसे K4 का मंसूबा है वो कब से चल रहा है और कहाँ रुका हुआ है, ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट है कि वो जो है वो नहीं हो रहा है और फंड नहीं दे रहा है, और सुबह चीख रहे कि हमारे पैसे दे रहे, तो वो जो फाइनेंस वाला था वो भी अभी तक इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पैसा नहीं है, सिंध को पैसा देना चाहिए, जो इनको बोला हुआ है, जो इन्होंने ऐलान किए वो नहीं दे रहा है, वो NFC वाटर तो कर नहीं सके। शाही सही साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर जा चुके हैं इलाज के लिए, और जो कुछ जिस तरह उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई और फिर हुकूमत ने भी उनको इजाज़त दी, अदालत की तरफ से भी फैसला आया, आपका क्या कहना है सर? इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या नवाज शरीफ को बाहर मुल्क से जाने देना ये सही फैसला था या गलत फैसला था? तो समझता हूँ कि बिल्कुल सही फैसला था, वो जाना चाहिए, उस वजह उसका सेहत का मसला है और वो किसी का दिल चाहे ना चाहे, नवाज शरीफ अब पंजाब का लीडर है और वो मानना पड़ेगा। और वो बंदा जब अपनी वाइफ को बीमार छोड़ करके आ गया, उसको पता रखते जेल जाना है, तो वो न जेल से डरेगा और न सजाओं से डरेगा, उसने आके अदालतों का मुंह देना है। बीमारी ये कुदरत की तरफ से है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम दुआ भी करते हैं, उनको जाना चाहिए, अपना सेहत का ख्याल रखे और उनके सेहत का इलाज होना चाहिए, और इलाज होकर के वो फिर वापस आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो इधर ही रहेगा और इधर ही आएगा। ये भी बताइएगा शाही सैयद साहब के आसिफ अली जरदारी के हवाले से, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, या जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको रसाई देनी चाहिए आसिफ अली जरदारी तक। और जब एक लीडर को यानी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई है, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि आसिफ अली जरदारी को भी बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जिसे वो 2 या 3 का प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेसिडेंट रह चुका है, उसका हक है, उसका राइट है। दूसरी बात है कि पहले भी वो 11 साल या 12 साल जेल काट करके आया हुआ है और 18 साल बाद उनको फिर बाइज्जत बरी किया था, अभी भी कोई केस सामने तो आ नहीं रहे। बदकिस्मती तो यही कि अभी इंक्वायरी करते करते कितना लगेगा, क्या करेगा, तो उसको अंदर रखना बिल्कुल गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। और ये सियासी इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकाम है। सर
कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या जो बल्दियाती निज़ाम है, जिस तरह से सिंध हुकूमत ने इस बल्दियाती निज़ाम को चलाया, आप इससे मुत्तफिक हैं? आप सेटिस्फाइड हैं इस बल्दियाती निज़ाम से जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है कराची में? कराची में मसला है ये, जो बड़ी पार्टियां हैं दोनों, चाहे वो एमक्यूएम में है या पीपल पार्टी है, वो आपस की लड़ाई भी चपकलश भी है, लेकिन आवाम का नुकसान हो रहा है। हम समझते थे पार्टियों से बाहर आकर, कौमियतों मसलकों से बाहर आकर कराची को कराची की तरह देखना चाहिए और यहाँ पे काम करना चाहिए। बल्कि हमारी खुद पार्टी का ये कोशिश होता है कि हम सूबाई खुद मुख्तारी बन रहे थे, तो सूबाई खुद मुख्तारी का तो ये नहीं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, चाहिए कि बल्दियात को जो काम बल्दियात के वो करे, असम्बलिया में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में कानून साजी करे। तो वो जो बल्दियात वाले काम है वो भी आजकल एमएनए और एमपीए कर रहे हैं। तो लिहाजा माम से समझते हैं कि नीचे से सत्ता तक से इख्तियार मुंतकिल करना चाहिए। शाही सही साहब, मेरे पूछने का मकसद ये था कि जिस तरीके का सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, जिसके तहत तमाम बल्दियाती इदारे सवाए केएमसी और डीएमसीज के सिंध हुकूमत के बराह रास्त मातहत काम करते हैं, क्या आप समझते हैं कि कराची को इस किस्म का निज़ाम सही तरीके से चला सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम सब इदारे अपनी अपनी रिस्पेक्ट और अपने अख्तियार में रहे, आइन के ऊपर अब सब आदमी का अपना अपना दायरा अख्तियार है और उनके साथ है। अगर मुल्क जो चलता है वो आइन पे और आइन चलता है इदारों पे। इदारे अगर अपने अपना रोल अदा करेगा तो सारे काम ठीक हो जाएगा और किसी की परेशानी नहीं होगी, बशर्ते कि हम एक दूसरे को इदारों में मुदाखलत न करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद थे और इनका कहना यह था कि इदारों को अपना काम दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए और जो बल्दियाती निज़ाम है, चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस की महाजराई हो, लेकिन आवाम को इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। यहाँ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, कराची के हवाले से जिस तरह हमने अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद से बात की, उसी तरह अब हम मौक़िफ़ लेना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली हैं, साबिक़ डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। इकबाल भाई बताइएगा कि अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर का ये कहना है कि कराची को फाटा की तरह जंग में ढकेल दिया गया, यानी लिसानी बुनियाद पे और जो दहशतगर्दी हुई, जिस तरह खुरेजी हुई कराची में, तो अब फाटा की तरह कराची को भी स्पेशल पैकेज देना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कराची के ऊपर तो हमेशा से ये जो भी आया उसमें कराची पे नजला गिरता रहा और कराची की कोई ओन करने वाला कराची का हो ना, चाहे वो नून की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जब तक कराची को ओन नहीं करोगे आपकी सारी चीजें, और यही सारी जो है ना जड़ जो है ना, ये सारी यही चीजें हैं कि जब तक आप फंडिंग, आपके पास फंड नहीं है क्या? सिंध गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। 97% सिंध को कमा के दे रहे हैं हम, 70% वफाक को कमा के दे रहे हैं। तो भाई पैसा कहाँ जाता है? आप तमाम चीजें दें। ये सब बातें के फाटा जैसे ये वो जैसे हालात नहीं है। मतलब ये कि आप खुले दिल से फंडिंग दें, आप अपनी तख्तियां लगा दे भाई, आप काम करें। आवाम को चाहिए, पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये कौन देगा? ये हुकूमत का काम है ना देना, सूबाई हुकूमतों का काम है ना। अब बल्दियात के मिनिस्टर का क्या काम है? जो मेयर का काम है वो लेके बैठे हुए सारी चीजें। तो इस तरीके से नहीं होगा। फिर कहते हैं कि आप शोर करते हैं कि जी मेयर को फंड नहीं दे रहे। मेयर को फंड दो तो फिर उसके बाद गिला शिकवा करो तो इस बात को मान लिया जाएगा कि आप सही कह रहे हो, गिला शिकवा कर रहे हो। फिर आप सर अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत का हमेशा से ये गिला रहा है कि हम फंड देते हैं, हम तकरीबन 48 करोड़ रुपए दे चुके हैं, पहले उसका हिसाब दिया जाए, लेकिन मेयर कराची की जानिब से कोई हिसाब नहीं दिया जाता। एक इल्ज़ाम ये भी है कि जो तनख्वाहें ली जाती हैं या जितने मुलाजमीन शो किए जाते हैं, असल में केएमसी में इतने मुलाजमीन है ही नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है सर? अच्छा, चले 48 करोड़ कह रहे हैं ना, ये देते हैं, ये देते हैं। तो
तो 90 करोड़ रुपए तो लड़काना में लगा दिए, फिर ये आपके 80 करोड़ रुपए तारे करोड़ वाली रोड पे लगा दिए, फिर आपके गुलशन वाली रोड जो है, हसन स्क्वायर वाली रोड है, 3 दफा बैठ चुके, टूट गया, अरब रुपए लग चुके हैं उसके ऊपर। वो किस तरीके से, तो वो पैसा कहाँ से उसका हिसाब दिया जाए ना। आप ये कहते हैं तो आप जब पैसा दे तो फिर अवाम को बता के देंगे यार हम ये पैसा दे रहे हैं। अब उसमें जाहिर बात है कि देखे, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें सैलरी अपनी जगह पे है, सैलरी चली गई, फिर जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन है, ये दूसरी चीजें, सारी चीजें होती हैं, उसको करना पड़ता है। मगर जितना जी इकबाल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? इकबाल मोहम्मद अली साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ मैं सुनूं। जी 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 इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइएगा कि जब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया गार्बेज का, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने तमाम मुलाजमीन को बुलवाया और मुलाजमीन के अखराजात और उनकी सैलरीज के हवाले से बात की, तो उन्हें एक जुम्बिश कलम उनको फ़ौरन हटा भी दिया गया, हालांकि उनकी तकर्री जो थी वही कानून के मुताबिक नहीं थी। इस पर लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही मेयर साहब से बात की गई मुलाजमीन की, उनकी तनख्वाहों की, उनकी तादाद की, तो इस वजह से मुस्तफ़ा कमाल को ओहदे से हटाया गया। क्या कहते हैं आप? अभी ओहदा दिया नहीं था। मसला ये है कि ये सवाल आप मेयर साहब से करें, क्योंकि मेयर साहब इसके अथॉरिटी वो हैं। अगर उन्होंने कोई अगर ओहदा दिया था या नहीं दिया था, ये वो सही तरीके से आपको वो उसको बता सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात थी, तो अब जब तक के पूरा नोटिफिकेशन नहीं हो जाता उस वक्त तक के ये सारी चीजें नहीं होती कि अभी होगा और शाम को आप काम शुरू कर दें। जी बिल्कुल। तो सर मतलब ये जो हिसाब देने वाली बात है सर, क्यों नहीं दे दिया जाता? आप, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के वसीम अख्तर साहब, वो अगर सिंध हुकूमत हिसाब मांगती है तो आप हिसाब दे दें, बोले सारा ऑडिट है, ये तमाम चीजें ले ना, ऑडिटर जनरल बैठे हुए हैं, ऑडिट बैठा हुआ है, कोई भी ऑडिट को करा के ले ले हिसाब। किसने मना किया हिसाब देने को? ऑडिट है, ऑडिट से क्या है, ऑडिट का हिसाब ले इनसे। क्यों नहीं देगा? कौन नहीं देगा ऑडिट? ठीक है इकबाल भाई, अब आपसे कुछ बात हम करना चाहेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के हवाले से, जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्रीन कैप्स जो है वो 1 इनिंग और 5 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सर क्या कहते हैं? सरफराज अहमद पे इतनी बातें की गई, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए तमाम बातें की गई, दूसरी जानिब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनकी जानिब से भी जब उनको हटाने के लिए कहा गया तो उनकी जानिब से इस्तीफा भी आ गया। क्या कहते हैं सर आप? ये कि सरफराज की बात तो मैं अभी इस पर नहीं करूंगा। आपने देख लिया, आप ऑस्ट्रेलिया टीम भेज रहे हो, हेड कोच आप हो, बैटिंग कोच आप हो, और बॉलिंग को सबसे बड़े तवंगर, बॉलिंग के सबसे बड़े तवंगर। आप ये देखें ना कि उन्होंने चौथी दफा को पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि भाई आपने 4 दफा 3 दफा पहले बोले, कौन सा पैसा निकाल के दिया? ये शर्म नहीं आती है इन लोगों को, इनको खुद नहीं आना चाहिए कि आपने तीसरी चौथी दफा आके फिर जैसे कि मेरे पास नौकरी, मुझे नौकरी दे दी जाए, ये गेम है, मुझे बता रहा हूँ मैं आपको कि जी ये सारी चीजें अगर इस तरीके से बांटनी है तो फिर आपके जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या किया आप मुझे बताएं ना। अभी कल आपने देखा सुभान का रिजाइन दे दिया, सुभान ने रिजाइन दिया है क्या? ये वसीम खान उनके पीछे पड़े हुए थे। सर उनको जब हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बेहतर यही समझा, इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे तो उनको हटाने का फैसला कर लिया गया था पहले ही। मानी साहब तारीफें कर रहे हैं, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। और तो भाई जब अच्छा कॉम्पिटेंट आदमी था, फिर सब कुछ था, तो फिर आपने इस्तीफा क्यों लिया? क्यों मंजूर किया? नहीं करते आप, कहते नहीं आप काम करें, आप बहुत काम के। और हकीकत है ये कि जितनी भी आईसीसी की मीटिंग है ये है, वो आदमी कॉम्पिटेंट आदमी था, उससे काम क्या, गलतियां से इंसान से होती है, गलतियां भी हुई होंगी, हम ये नहीं कहते, हम भी कहते थे कि बहुत सी चीजें। मगर आप ये देख रहे कि इसका इस वक्त जो बेड़ा गर्क किया है, आप तमाम यंगस्टर को लेके, आपकी श्रीलंका की टीम थी, एक सरफराज को सिर्फ एक नाकाम होने के ऊपर आपने एक सीरीज के ऊपर नंबर 1 टीम को ले जाने वाला एकदम ही नंबर पीछे 0 पे लिया आप उसको, ये किसने किया यार? ये सारी चीजें, और ये उस वक्त से हुआ जिस वक्त ये क्या कहते हैं इमाम क्या नाम है, मिसबाहुल हक जी,
मिसबा की बात कर रहे हैं। मिसबा और वो क्या नाम है, इंजमामुल हक, इनको बुला के कहा कि आप रेस्ट करो, इससे मना किया रेस्ट करने को। बाद में 4-5 को तैयार कर लिया, क्योंकि कुर्बानी का बकरा बनाना था कि नहीं खिला के गेम खेलना था, कि उससे फिर उसने कहा कि 4 और रेस्ट कर रहे हैं, आप भी रेस्ट कर लो। बात ये नहीं है, ये सारी चीजें जो है जो इस वक्त सर मतलब जिस तरह टीम की कारकर्दगी है, या ये कहा जा रहा था कि शायद सरफराज को माइनस कर देने से टीम की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाएगी और टीम की फतवात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तो सबने देख लिया सर कि पूरी टीम की जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अगर किसी को आप कितना भी वो करना चाहो, जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना, आज सब कह रहे हैं सरफराज को क्यों वो सारी चीजें आ गई, उसको अल्लाह ने इज्जत दी, उसने टीम को टॉप पे लेके आया, अभी तक नंबर 1 बना के रखा हुआ। अब और क्या चाहिए, वो फिर आ जाएगा, उसमें कोई नहीं है। वो कह रहे मेहनत करेगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा से वो होगा। किस तरीके से नहीं कर सकते आप कभी भी। और आप ये देखें कि इनको जो टीम खेल रही है आपकी, आपने अब्बास को नहीं खिलाया, और जो भाई वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर अगर आप सुन रहे हो वो पागल है, वो वसीम अकरम से पूछ रहे भाई ये क्या हुआ, इसको क्यों नहीं खिलाया आपने, हम तो इससे बड़े वो हुए थे कि ये एक ऐसा बॉलर है कि टीम को आउट कर सकता है। तो फिर ये कौन कर रहा है सिलेक्शन भाई, ये कौन? और सारी डिफेंसिव फील्ड ली हुई है, क्योंकि खुद डिफेंसिव आदमी रहा अपने कप्तानी के दौर में। आप देख लें वो जब कप्तान रहा उसने हमेशा डिफेंसिव क्रिकेट टुक टुक करते रहे वो उस तरीके। और आपने फास्ट बॉलर लेके गए 147 148 की, तो भाई उनके पास वो जो है वो 4 स्लिपे, एक बॉल्ड, एक गली लेके खेलना, जहां जिस तरह से वो हुई और हाथ में गेंद, और आपने उनको हटाया डिफेंस पीछे लेके खड़े किए हुए। तो इस तरीके से थोड़ी होती है कोई कि आप शुरू से अगर डिफेंसिव हो जाओगे, आप ऑफेंसिव जाओगे, ऊपर चार स्लिपे लगाओ, 1 पॉइंट लगाओ, गली लगाओ, किस तरीके से गेम होता है। इस तरीके से नहीं होता है कि आपने पहले डिफेंस कर दो एकदम इस चीज को, कि वो लड़का अगर क्या नाम है उसका, शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है, वो नया बच्चा है 16 साल का, उसको सिखा दो, वकार यूनुस खुद उसको सिखा दो, वो बच्चा है सीख लेगा कुछ, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट बाकी है तो। मूसा खान को नहीं खिलाया, आप ये देखे ना, जो खिलाने के लड़के हैं उनको, आप अब्बास को नहीं खिलाया, अब्बास इतना बेहतरीन, आप ये देखे कि पिछली सीरीजों में अब्बास को उठा के बताइएगा कि क्या नए लड़कों को ले जाने का मकसद यही था कि अगर टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती और टीम को शिकस्त का सामना होता है तो फिर ये कह दिया जाए कि नई टीम गई है, नए लड़के गए थे इसलिए शिकस्त हो गई? टीम नहीं गई है, नई टीम को खिलाना था, श्रीलंका आई थी उस वक्त, तो नहीं खिलाया इन बच्चों को आपने। फिर आप बैटिंग देख लेना, बैटिंग में कौन कर रहा है इस वक्त, बाबर आजम के ऊपर डिपेंड किया हुआ आपने खाली। ये सारी चीजें देखने की वो है कि आप, और हर सोहेल को आप बताएं कि आप देख रहे हैं श्रीलंका टीम के अंदर फेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर पता नहीं कौन सी पर्ची लगी हुई है। आबिद अली को क्यों नहीं खिला रहे हो भाई, वो बेहतरीन बैट्समैन है आबिद अली, खिलाओ उसको। आबिद अली नहीं करे तो फिर कहना आप, फिर आप प्रोग्राम कर लेना, कहना इकबाल भाई ने आपने उसको खिला दिया, हमने अगला मैच खेलेगा खिलाओगे, देखना वो करके देगा वो। ठीक है इकबाल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी अहम जो राय है उससे हमें आगाह किया। और हम समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बोर्ड तक भी पहुंचनी चाहिए और बाब इख्तियार तक भी पहुंचनी चाहिए। ये तमाम बातें जो की जा रही हैं कि जो टीम यहाँ से ले जाई गई, अगर नए लड़कों को चांस देना ही था तो पहले श्रीलंका से सीरीज़ के मौके पर यह बेहतरीन मौका था कि नई टीम को चांस दिया जाता, क्योंकि श्रीलंका की टीम में भी बहुत से नए खिलाड़ी आए थे, लेकिन उस वक्त नए खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया गया। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी और अहम सीरीज़ थी, उसमें कुछ नए लड़कों को चांस ज़रूर दिया गया, लेकिन जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनकी भी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही। सवा एक बाबर आजम के, जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन उनके 104 रन्स भी पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचा नहीं सके। पर नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे, हमारे सीनियर एंकर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम राजपूत, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, ठीक है आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट था, बहुत बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान को, इनिंग्स और 5 रन्स
से जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम की सेंचुरी भी पाकिस्तान को शिकस्त से नहीं बचा सकी। क्या कहते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, सारा गेम नियतों का है। मैं आपको बताऊं ना कि नियतें सही नहीं दिखाई देती हैं तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। आपने अपनी पसंद नापसंद के लोग अपॉइंट कर लिए और उनको सारी अथॉरिटी दे दी। मिनी क्रिकेट बोर्ड बना दिया आपने मिसबाह उल हक को। ऐसा कैसे होता है, कहाँ पर होता है कि आप सारे इख्तियारात एक शख्स को दे दें? तो उनको यही नहीं पता चल रहा कि मैं पहले चीफ सेलेक्टर हूँ या मैं कोच हूँ। अब वो चीफ सेलेक्टर जब बनने जाते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां जब मिल गई हैं तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है। उन्होंने अब्बास को नहीं खिलाया, उन्होंने आबिद अली को नहीं खिलाया, जिनको खिलाना चाहिए था। इफ्तिखार को इसलिए उन्होंने शामिल किया टीम में कि उन्हें पता था उनके बॉलर से आउट होनी है, क्योंकि यकीन नहीं है कि डिसाइड करके दिखाते हुए टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में ले आए। ये पोजीशन ही नहीं है। तो आपने करा क्या? आप अगर देखें तो इंजमाम मिसबाह उल हक की समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके के फैसले किए हैं वो उनको आएंगे सामने। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच जाएंगे। वो हर हाल में ये फैसले तमाम के तमाम इनके सामने आएंगे और इसका जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा हुक्काम है, मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ जी जी कि अब अगली इंक्वायरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बैठ रही है सरकारी सतह से। और वो इंक्वायरी यही होगी कि आपकी जो डिसीजन है जरा इस बारे में भी हमें बताएं। क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर एक चीज कह दी थी मिसाल के तौर पे कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बजाय जरा रीजनल क्रिकेट पे फोकस करें, आपने बिल्कुल ही उठा के बाहर फेंक दी। आपने पूछा ही नहीं। क्योंकि जब दोबारा प्रेशर डेवलप हुआ तो अब आप दोबारा कहीं ना कहीं इस बारे में सोचने पे मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को शुरू करें। बच्चे बेरोजगार हो गए। फिर आपने जो डिसीजन लिए, आपने डिसीजन ऐसे लिए डॉक्टर साहब कि आप जिसको भी जो है वो शामिल कर लो, जिसको भी खिला दो, सारी पसंद नापसंद। अब ये बातें हो रही हैं कि मिसबाह उल हक के मोहल्ले के लोग खेल रहे हैं, मिसबाह उल हक के डिपार्टमेंट के लोग खेल रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, या तो वसीम खान साहब जॉय ट्रिप पे गए हुए ऑस्ट्रेलिया, या जाकिर खान साहब जॉय ट्रिप पे गए हुए ऑस्ट्रेलिया, या फिर पीसीबी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिशियल गए हुए। अरे भाई, आपका वहां पे क्या काम है? अच्छा चलो, आपने क्या रिजल्ट दिया वहां जाने के बाद? आप बिजनेस क्लास से ट्रेवल करो, आप वहां पे 5 स्टार होटल में ठहरो। आपका टीए इतना होता है कि गरीब आदमी अपने घर चला ले पूरे महीने में, जो आपका एक दिन का टीए होता है। तो आप कर क्या रहे हो? आप मकसद है भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि सुभान साहब के जो इस्तीफा आया है, आप उसके हवाले से क्या कहते हैं सर? कहा जा रहा है कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो इस्तीफा दें। उनसे बाकायदा उनकी जो हटाने का नोटिफिकेशन था वो जारी होने वाला था। उस जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसमें अपने पर्सनल रीजंस का जिक्र किया। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, सुभान अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आज से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने बहैसियत एक स्कोरर के ज्वाइन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद वो तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंचे थे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे उसमें एक सुभान अहमद भी थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तमाम मीटिंग्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, जिनकी नॉलेज थी। वरना हमारे यहाँ तो 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा एहसान मानी साहब की बात कर लें आप, या वो जो इम्पोर्ट करके लेके आए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान, जिनको सर पैर का पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट चल कैसे रही है। सर एहसान मानी साहब तो बहुत ही सीजनड आदमी है सर। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात, आईसीसी की बात की जाए, या आप नहीं समझते कि एहसान मानी साहब के होते हुए सुभान साहब की इतनी चल नहीं सकती थी, या वसीम खान की टसल की वजह से सुभान साहब इस वक्त कुछ भी करने से कासिर थे? मजबूरन नतीजा यही निकलना था कि उनको या तो इस्तीफा देना था या हटा दिया जाना था। देखिए, सुभान अहमद ने आज तक रिजाइन नहीं किया। सुभान अहमद आज नहीं बल्कि पिछले 5-6 क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे। 6 क्रिकेट बोर्ड या 7 क्रिकेट बोर्ड, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले से वो इस क्रिकेट बोर्ड के साथ है। इसी क्रिकेट बोर्ड ने क्यों हटाया? शकील शेख बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन शकील शेख जितना कॉम्पिटेंट शख्सियत थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, डोमेस्टिक की सतह पे कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करते थे। आपने उनको उठा के साइड में कर दिया। ये क्रिकेट बोर्ड अपनी मनपसंद अंदाज से चलाने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग भी जहाँ भी उनको लगता है नहीं ये हमारी पसंद का नहीं है, उसको साइड में कर देते हैं। भाई, तुम्हारी पसंद इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि वो पाकिस्तान के लिए क्या रिजल्ट दे रहा है। वो पाकिस्तान टीम को देखिए, रोहेल नजीर, अभी आपने इमर्जिंग एशिया कप जीता,
रोहेल नजीर शकील शेख के क्लब का लड़का है, जो डायमंड क्रिकेट क्लब है उसका लड़का है। माद वसीम उनके क्लब का लड़का है। शान मसूद वहीं से खेला है जो आज पाकिस्तान को टेस्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मकसद है जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी, आप उनको साइड में कर देते हैं। आप चलाते उन लोगों को साथ लेके हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। आप ठीक है, बस आपको एक चीज दरकार है, आप बस बादशाह बने हुए। आपने सरफराज को उठा के साइड में फेंक दिया। सरफराज को देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी फॉर्मेट से नहीं हटाना था कैप्टन, चलो टेस्ट से हटा दिया आपने, चलो मैं मान लेता हूँ वनडे से हटा दिया, लेकिन T20 में तो उसने नंबर 1 बना के रखा था। सिर्फ इस वजह से कि जो लोग बैठे हुए वो तमाम के तमाम लोग जो है ना, उनको सरफराज का चेहरा पसंद नहीं था। 2015 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वकार यूनुस कहते थे क्या सरफराज ओपनिंग भी कर लेते, क्या ये बैटिंग भी कर लेते हैं, यानी तंज कर रहे थे उस वक्त। आप उठा के देखेंगे तो वकार यूनुस जो है वो तंज कर रहे थे। फिर सरफराज आज तक खेलते हुए दिखाई दिए, और सरफराज ने वसीम खान को रिजाइन नहीं किया। और आपको याद होगा, हमने अपने ही मेट्रो 1 न्यूज पर ऑल आउट प्रोग्राम में एक बात कही थी जिस दिन सरफराज को हटाया था। मैंने अपने शो में कहा था कि मैं आपको दावा कर रहा हूं कि तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हें बाउंस बैक करेगा, तुम इस बात का एहसास करोगे। और हम फिर कह रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज की आवाज बन के, आप देखिएगा ये डिसीजन बाउंस बैक करेगा। हम किसी कराची की बात नहीं करते, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। सरफराज पाकिस्तान के लिए जरूरी था। इस टीम में आप मुझे बताएं तो सही ना, मैं 11 रुकनी टीम आपसे पूछूं कि 4 खिलाड़ी कौन से रहते हैं जिनकी जगह पक्की है, आप बता ही नहीं सकते। नहीं, किसी की जगह टीम को लीड कर रहा हो कोई कि जिसके 5 खिलाड़ियों का या 4 खिलाड़ियों का भी नहीं पता, इसमें कौन सा एक स्टार है, आप बताएं। इस टीम के अंदर आपने उठा के साइड में कर दिया क्योंकि आपकी अना थी, आपकी अड़ी थी, जो मिसबा की थी और जो वकार की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अहम अपनी राय से हमें आपने आगाह किया, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत पहले ही जिस वक्त कप्तान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद को हटाया गया था, उस वक्त ही नसीम राजपूत का ये कहना था कि ये डिसीजन जो है सरफराज को हटाए जाने का, ये पाकिस्तान टीम के लिए बाउंस बैक करेगा। यानी ये समझ लेना कि अगर सरफराज को टीम से माइनस करने से टीम की कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी या टीम की फतवाहत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो इस बात का जवाब खुद दे देगी। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि मज़ीद आने वाले जो मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रहती है। क्या इसी तरह पाकिस्तान अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता और फिर हमारी टीम जो है वो गलतियों पे गलतियां करती जाती है, या कहीं कोई टीम को सहारा मिलता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी आज के प्रोग्राम की एक और स्टोरी की जानिब, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में, हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू के हवाले से, जिन्होंने आज ये बयान दिया है कि न सिंध हुकूमत के पास गाड़ियाँ हैं, ना अद्वियात हैं, ना ही स्प्रे कर सकते हैं। एक जहाज़ था जो कि ख़राब खड़ा हुआ है, और टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए जो इक़दामात हैं उसके हवाले से अब वफाकी हुकूमत से मदद मांगी गई है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब इस्माइल राहू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हम खबर की खबर में। जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आ रही है जी। सर, ये बताइएगा कि सिंध में ख़ास तौर पे जो टिड्डी दल का ये हमला हुआ है, इसकी वजह से अब ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना शुरू हो गया है, और ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से मुख्तलिफ बच्चे इंतकाल कर रहे हैं सिंध में। अगर हम बात करें तो सर, क्या इक़दामात किए गए हैं और क्या वफाकी हुकूमत से इस हवाले से मदद मांगी गई है? देखें, जो टिड्डी दल का हमला है मुख्तलिफ अजला में और सिंध के बहुत सारे पार्ट्स में है इस वक्त जी, लेकिन उसकी वजह से कहीं भी कोई ग़ज़ाई किल्लत का मसला टिड्डी दल की वजह से तो नहीं है। और हम पहले से ही ये कोई 6 माह से ज्यादा अर्सा हो गया है टिड्डी दल जब सिंध में शुरू हुई। ये पहले बलूचिस्तान से मई के एंड में हमारे पास आई सिंध के अंदर। उस वक्त से हमने फेडरल गवर्नमेंट को, वफाक को, फेडरल प्लान प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को, जो फूड एंड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो फूड
सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है जिसको जो उसको डील करती है, उनकी एक विंग ये स्पेशल अलग से बनी हुई है जो इसमें लोकस्ट को करती है, एड्रेस करती है। तो हम पहले दिन से इनको लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं, मीटिंग्स भी करते रहे हैं कि अभी ये डेजर्ट एरिया में है, जैसे पहले खैरपुर में थी, फिर थरपारकर में आ गई, फिर अमरकोट, फिर मुख्तलिफ अजला में से, फिर सखर का जो डेजर्ट एरिया है, मुख्तलिफ ऐसे जो रेगिस्तानी इलाके हैं जिनके तमाम, उनमें ये उस वक्त थी। अगर उस वक्त इनको कंट्रोल कर दिया जाता, स्प्रे कर दिया जाता, वहीं खत्म कर दिया जाता तो ये मानसून के मौसम से पहले ही खत्म जाती और एगलिंग की पोजीशन नहीं आती जी। और जो एडल्ट था माइग्रेट करके हमारे मुल्क में एडल्ट आया था, बलुचिस्तान से फिर में एडल्ट आया। तो वो जो बड़ी टिड्डी दल थी उसको अगर हम वहां खत्म कर देते, क्योंकि डेजर्ट एरिया में थी और डेजर्ट लोकस टोटल जो है वो मैंडेट है फेडरल गवर्नमेंट का, और वो उस वहाँ एरियल स्प्रे होता है, वो उसके पास एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन्स होते हैं जो सारे ये काम करते हैं और उसी के जरिए ये एरियल स्प्रे करके उनको खत्म किया जाता है। उसकी जो पेस्टिसाइड्स होती है यानी कीड़ा मार दवाई, वो भी इंपोर्ट होती है, यहाँ नहीं मिलती, पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती, न बनती है, वो इंपोर्ट होती है और इंपोर्ट करने का अख्तियार भी सारे का सारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, वो भी ये प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाले करते हैं। तो हम अभी भी इस वक्त आप समझें कि तकरीबन इस वक्त 1 दर्जन के करीब अजला में ये टिड्डी दल मौजूद है और इस माकर के खात्मे के लिए हम बहुत अपने तौर पर तो सिंध गवर्नमेंट एफर्ट भी कर रही है। हमने फील्ड टीम्स बनाई हुई हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के सब लोग मिलके हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जब तक उसको एक बड़े पैमाने पे एक आफत समझ के ट्रीट नहीं किया जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी नहीं देगी। हम कह रहे हैं कई दिनों से कि भाई आपके पास, अब आप हद देखें कि ये सिंध में ही है, कहीं नहीं है। ये 6 माह जो पिछले चले हैं इसमें न बलूचिस्तान में थी न पंजाब में थी, लेकिन इनके पास जो 3 जहाज थे, फंक्शनल थे, ऑपरेशनल थे, चलने वाले थे, उसमें भी हमें फकत जून के 19 जून से लेके 29 जून तक इन्होंने एक जहाज दिया जिसने 10 दिन ऑपरेशन किया और फकत जहाँ लाखों एकड़ मुतासर हुए हैं डेजर्ट एरिया में, वहाँ 5000 एकड़ 6000 एकड़ 5000 एकड़ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का, 1000 एकड़ सखर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने स्प्रे किया और फिर चले गए। फिर हम सीखते रहे, चलाते रहे। अब एक जहाज आया है, वो भी कल से वो भी खराब पड़ा हुआ है। उसने कुछ एरिया नवाब शाह का स्प्रे किया जो 2 यूनियन काउंसिल वहाँ अफेक्टेड थी। उसके बाद नारो डिस्ट्रिक्ट में, खैरपुर के नारो डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ पे वो साले फुट जो इलाका है सखर का, लेकिन वो खराब पड़ा है। अब 2 जहाज हम कह रहे हैं कि आप भेजें, 3 जहाज हमें करके एटलीस्ट दें ताकि हम इसको फेस कर सकें। इस्माइल राव साहब ये बताइएगा कि क्या टिड्डी दल के खात्मे के लिए क्या 33 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी सिंध हुकूमत की तरफ से? हेलो सर, मेरा पूछना ये है कि क्या 33 करोड़ रुपए टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑलरेडी एलोकेट भी हो चुके हैं और खर्च हो चुके हैं? नहीं, उसमें खत्म नहीं हुए, हमारे पास हैं, हम दे रहे हैं अपने तमाम। हमने उसमें कमेटीज बनाई हुई हैं जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे हमने ये पैसे छोड़े हुए हैं, और जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह सब और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के भी लोग जहां मौजूद हैं, जहां अगर हैं अवेलेबल उनकी नेटवर्क है, तो हमने उनको भी उन कमेटीज में रखा है ताकि जो पैसे हम दे रहे हैं, जो हम गाड़ियां हायर कर रहे हैं, कुछ हम जो लोकल पेस्टिसाइड जो क्रॉप एरिया पे इफेक्ट करती हैं, डेजर्ट एरिया में जहाँ की कोई भी लोकल पेस्टिसाइड इफेक्ट नहीं करती, असर नहीं करती है, लेकिन अगर कहीं क्रॉप एरिया में आती है तो फिर हम उसमें फील्ड टीम्स, हमारी जो ग्राउंड टीम्स हैं वो काम करती हैं, वो पेस्टिसाइड्स या कोई दूसरा जो ऑपरेशनल वर्क होता है उसके लिए हम कर रहे हैं। जितना भी खर्च होगा हम तो कर रहे हैं और भी करेंगे। सर, बजट क्या रखा गया है? आपसे जानना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए या इन कोशिशों के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो इसकी इम्पोर्टेंस को, अहमियत को समझते हुए 33 करोड़ 331 मिलियन रुपए हमने फौरन जो है ये हमने जुलाई में ही मुख्तसर कर दिए थे, एलोकेट कर दिए थे, ताकि जहां भी जितनी जरूरत पड़े, तो जहां जिस जगह जरूरत पड़ती है, अभी भी मुख्तलिफ अजला की हमें डिमांड आई हुई है तो हम वहां पैसे दे रहे हैं। लेकिन जो वफाक का रवैया है इसमें, उन्होंने जो सिंध को इसमें बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है और वो जैसे मुल्क का ऐसा ही नहीं है, तो हमें तो पूरा आइंदा हम सोच रहे हैं कि पूरा सिस्टम हम कोई अपना बनाए,
अपने वसाइल के मुताबिक। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा इस्माइल राव साहब के जाहिर सी बात है वजारत ज़राअत के पास क्या ये हक हासिल नहीं है कि वो पेस्टिसाइड जो कि आम तौर पे मुख्तलिफ कंपनीज प्रोड्यूस भी करती हैं, या अगर आप इंपोर्ट भी करना चाहें तो क्या हुकूमत या सिंध हुकूमत उसको इंपोर्ट नहीं कर सकती? 33 करोड़ रुपए एक खतीर रकम है, क्या इसके इस्तेमाल के बावजूद भी अब तक टिड्डी दल पे काबू नहीं पाया जा सका है? अगर अपने पैसों से भी मंगाएंगे तो हम फेडरल गवर्नमेंट के जरिए मंगाएंगे, वही मंगाती है, वो अपने खुद मंगाती है। हाँ, दूसरी जो पेस्टिसाइड्स हैं जहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमने कुछ अपनी कंपनी से भी, कुछ कंपनियां भी ऐसी है जिनके जरिए हमें मिली हैं, हमने कोशिश की कि वो उन्होंने हमें दी है, यहाँ के जो ऑपरेशन हमारे मुख्तलिफ अजला में चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो ये मेलाथियान पेस्टिसाइड है, ये स्पेशली पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इंपोर्ट करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस्माइल राव साहब सूबाई वज़ीर ज़राअत हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि 33 करोड़ रुपए बिल्कुल एलोकेट किए गए हैं, इसमें से भी पैसे बाकी हैं, खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। उसके लिए वफाकी हुकूमत से मदद की ज़रूरत है। जो दवा है मेलाथियान, ये जो है ये इम्पोर्ट की जाने की ज़रूरत है। हालांकि जहाँ तक मेरी यादाश्त साथ दे रही है, मेलाथियान ये तमाम दवाएं जो हैं मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके पहले इश्तिहारात भी आया करते थे फसलों को बचाने के हवाले से या टिड्डी दल के हमले के हवाले से, ये पहले भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी की जाती थी, खाम माल इसका इंपोर्ट भी किया जाता है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बाकायदा ऑपरेट करती हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के हवाले से, उनके पास ये मौजूद होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।